It's shocking video showing the absolute devastation in the Pacific Palisades. The footage reveals mile after mile of scorched earth where beautiful homes once existed. The devastation is complete and just jaw-dropping. Officials now say thousands of structures have burned to the ground. Today, the Pacific Palisades is still on fire. The frustration, of course, is for firefighters. It's like a giant game of whack-a-mole. You never know where the fire is going to hopscotch. Hours ago, this house was fine, but it caught fire this morning. The entire house was decimated by flames. Dramatic footage shows a cliffside home engulfed in towering flames. It's a total loss. सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये एक ऐसी तबाही है जो हर साल बढ़ती जा रही है। ये लॉस एंजलिस है, जहां हर साल वाइल्ड फायर एक नए नाइटमेयर की तरह वापस आता है। मगर सवाल ये है, ये सब होने की वजह सिर्फ नेचर है या इसके पीछे इंसान खुद जिम्मेदार है? 7 जनवरी 2025 ये वो दिन था जब एक और वाइल्ड फायर नाइटमेयर शुरू हुआ। ये एक ऐसी कहानी है जो हर साल रिपीट होती है और हर साल और भी ज्यादा डेंजरस बनती जा रही है। लॉस एंजलिस के जंगलों में एक छोटी सी चिंगारी ने दुनिया की सबसे बड़ी खतरनाक आग को जन्म दिया। ये सिर्फ नेशनल डिजास्टर नहीं थी, कॉर्पोरेट ग्रीड और गवर्नमेंट नेग्लिजेंस का नतीजा थी। आज हम इसके रियल रीजंस और हिडन ट्रूथ्स को अनकवर करेंगे। लॉस एंजलिस का आसमान धुआं से भर चुका था, हवा जहर बन चुकी थी और हजारों लोग अपने घर छोड़ने पर मजबूर हो गए थे। जो जगह एक टाइम पे टूरिस्ट और सेलिब्रिटीज का हॉटस्पॉट थी, आज एक जलता हुआ बैटलफील्ड लग रही है। लेकिन ये सब एक नेचुरल डिजास्टर नहीं है। ये एक ऐसी कहानी है जो सिर्फ क्लाइमेट चेंज की वजह से नहीं, बल्कि इंसानी गलतियों की वजह से लिखी जा रही है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर कैप्चर नॉलेज में। और आज के एपिसोड में हम सिर्फ इन वाइल्ड फायर्स की इंटेंसिटी के बारे में बात नहीं करेंगे, हम ये भी समझेंगे कि कौन इसके असली जिम्मेदार है। ये सिर्फ एक नेचर का कहर है या इंसानों ने अपने हाथों से अपनी बर्बादी लिख दी है। PG&E के 40 पावर लाइन। दोस्तों, जिनको PG&E के बारे में नहीं पता, उनको बता दूं कि ये एक पावर एंड गैस सप्लाइंग कंपनी है। 2023 में रिपोर्ट हुआ था कि पैलिसाड्स के पावर लाइन्स हाई रिस्क है, पर रिपेयर आज तक की नहीं गई है। ये शुरू हुआ पैलिसाड्स फायर की एक छोटी सी चिंगारी से। कोई कह रहा था कि किसी कैंपर ने फायर रूल्स फॉलो नहीं किए, किसी का कहना था कि पावर लाइन से एक छोटा सा स्पार्क निकला। लेकिन जो भी वजह थी, उसने LA की एक हसीन हिली एरिया को ब्यूटीफुल जगह से एक लिविंग हेल में बदल दिया। साइंटिस्ट का मानना था कि सांता एना विंड्स जो चलती हैं 70 माइल्स पर आवर की स्पीड से, उनकी इंटेंसिटी ने क्लाइमेटिक चेंज को 40% बढ़ा दिया। अगले 24 घंटे में सिर्फ एक नहीं बल्कि 3 अलग अलग फायर्स भड़क चुकी थी। पैलिसाड्स फायर, ईटन फायर और केनेथ फायर। इन्होंने लॉस एंजलिस को एक बर्निंग इन्फर्नो बना दिया। सिर्फ 48 घंटों में यहाँ 50,000 एकड़ से ज्यादा जमीन जल चुकी थी और तब तक हवाओं का रुख और भी ज्यादा खतरनाक हो चुका था। सांता एना विंड्स ये वो पावरफुल ड्राई विंड्स हैं जो हर साल कैलिफोर्निया के वाइल्ड फायर को एक छोटी सी आग से एक ऐसी तबाही में बदल देती है जो कंट्रोल के बाहर हो जाए। इस साल ये हवाएं और भी तेज थी। पिछले 10 सालों में कभी भी LA ने इतनी इंटेंस विंड्स नहीं देखी थी। पर क्या सिर्फ हवा और मौसम को दोष देना सही होगा, या इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं जो शायद हम सब ओवरलुक कर रहे हैं? क्लाइमेट चेंज, हर साल बढ़ती गर्मी, कम होती बारिश और सूखी मिट्टी, ये एक स्लो पॉइजन की तरह काम कर रही है। ये LA के हर एक पेड़ को एक सूखा बॉम्ब बना रही है जो बस एक छोटी सी चिंगारी का इंतजार कर रहा है। दोस्तों, पिछले 5 सालों में कैलिफोर्निया में मानसून सीजन लगभग गायब हो चुके हैं। बारिश कम हो रही है और गर्मी ज्यादा हो रही है। 2024 और 2025 का विंटर सदर्न कैलिफोर्निया का ड्राइएस्ट एवर रिकॉर्डेड विंटर रहा है। स्टैटिस्टिक्स के हिसाब से रेनफॉल 90% कम हो गई है। इसका सीधा मतलब ये है कि एक छोटी सी स्पार्क भी एक महान तबाही ला सकती है। लेकिन सिर्फ नेचर नहीं, इंसान भी इस तबाही का जिम्मेदार है। वाइल्ड फायर्स के 85% केसेस सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन नेग्लिजेंस की वजह से होते हैं। कोई सिगरेट प्रॉपर्ली नहीं बुझाता, कोई इलीगल कैंप फायर शुरू कर देता है, कोई अपनी गाड़ी से ऑयल लीक होने देता है। जनवरी 9 तक फायर डिपार्टमेंट ने यह कंफर्म कर दिया था कि ईटन फायर शायद एक 40 पावर लाइन के शॉर्ट सर्किट की वजह से स्टार्ट हुआ था। मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर फेलियर एक और बड़ी वजह थी। और ये सिर्फ एक सिस्टम फेलियर नहीं था, ये एक पूरी सिटी की सिक्योरिटी की कमी दिखाता है। 2023 में PG&E ने $2 बिलियन का प्रॉफिट कमाया, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड करने पे 200 मिलियन भी नहीं लगाए।
ऑयल लॉबिंग की बात करें तो शेवरॉन जैसी कंपनीज ने 2024 में कैलिफोर्निया के पॉलिटिक्स को $8 मिलियन का डोनेशन दिया ताकि फॉसिल फ्यूल रेगुलेशंस ब्लॉक हो जाए। लेकिन ये 8 बिलियन यूज कहाँ हुए ये आज तक किसी को नहीं पता। इन्हीं पॉलिटिशियंस ने 2024 में बोला वाइल्ड फायर्स तो नेचुरल कैलामिटी है, क्लाइमेट चेंज सिर्फ एक झूठ है। 2024 के बजट कट्स के बाद फायर फाइटर्स के पास हेलीकॉप्टर्स तक नहीं थे 2025 की वाइल्ड फायर के रेस्क्यू मिशंस ऑपरेट करने के लिए। दोस्तों, ये जो हम देख रहे हैं वो सिर्फ एक नेचुरल डिजास्टर का सीन नहीं है, ये एक वार्निंग है एक ग्लोबल क्राइसिस की, और इसके पीछे एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो कि क्लाइमेट चेंज है। जब आप वाइल्ड फायर को देखते हैं आपको ये समझना होगा कि ये सिर्फ एक टेम्पररी फिनोमेनन नहीं है, ये एक सिस्टम है जिसमें क्लाइमेट चेंज का डायरेक्ट इम्पैक्ट है। टेम्परेचर बढ़ने की वजह से जो रीजन्स पहले वेट और कूल थे अब उनमें गर्मी और ड्राइनेस बढ़ गई है, और ये फायर सीजन्स को लॉन्ग टर्म बदलने वाला ट्रेंड है। सदर्न कैलिफोर्निया का फायर पैटर्न पहले से बिल्कुल अलग था। जब हम 80s और 90s की बात करते हैं तो वाइल्ड फायर्स की फ्रीक्वेंसी इतनी नहीं थी, रेनफॉल भी काफ़ी थी और वेजिटेशन काफ़ी ज़्यादा थी। मगर अब 2025 में फायर सीजन का ड्यूरेशन बढ़ गया है। अब फायर सीजन का टाइम फ्रेम इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि अब ये सिर्फ एक सीजनल फिनोमेनन नहीं रहा, फायर वेदर डेज का एक नया कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस हो गया है। फायर वेदर डेज जो पहले हर साल थोड़े होते थे अब हर साल ज़्यादा हो रहे हैं। ये वो दिन होते हैं जब टेम्परेचर इतना बढ़ता है कि ह्यूमिडिटी इतनी लो हो जाती है और हवा इतनी तेज़ चलती है कि फायर एक छोटी सी चिंगारी से शुरू होकर देखते ही देखते पूरे एरिया को जला सकती है। अब बात करते हैं रेनफॉल की तरफ। जब आप रेनफॉल में रिडक्शन देखते हो तो उसका मतलब ये है कि वेजिटेशन ड्राई होता है, और ड्राई वेजिटेशन ये एक परफेक्ट फ्यूल है किसी भी फायर के लिए, यानी कि सूखी घास जिसमें अगर आप माचिस की एक तीली भी डाल दीजिए पूरा का पूरा पाइल जलने लगता है। आप खुद सोच सकते हैं कि अगर आप एक फॉरेस्ट के बीच में खड़े हैं और आपने माचिस की तीली से आग लगाई तो वो एक तीली पूरे के पूरे ड्राई फॉरेस्ट को जलाकर राख कर सकती है। ये ड्राई वेजिटेशन का प्रॉब्लम इतना सीरियस हो गया है कि फायर सीजन्स अब किसी भी नॉर्मल सीजन से ज़्यादा डेंजरस और अनप्रेडिक्टेबल हो गए हैं। मगर ये सब कुछ क्लाइमेट चेंज की वजह से हो रहा है। जब तक हम ग्रीन हाउस गैसेस के एमिशन को कंट्रोल नहीं करते हमारे पास कोई सोल्यूशन नहीं है। ये वाइल्ड फायर साइकिल जारी रहेगा। वाइल्ड फायर के बाद जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है वो एटमॉस्फेयर में और ज़्यादा ग्रीन हाउस गैसेस को बदलने का काम करता है, और फिर वो एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड से अर्थ का टेम्परेचर और भी बढ़ता है। ये पूरा एक विशियस साइकिल बन जाता है। ये साइकिल इतना डेंजरस है कि जब कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ता है क्लाइमेट चेंज और भी ज़्यादा सीवियर हो जाता है, और जब वाइल्ड फायर इतना स्प्रेड करता है तो उससे जो ग्रीन हाउस गैसेस रिलीज होती हैं वो अर्थ को और ज़्यादा वार्म कर देती है। अगर हम इस क्लाइमेट चेंज को सीरियसली नहीं लेंगे तो ये सिर्फ फायर सीजन का इश्यू नहीं रहेगा, बल्कि हमारे फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ और हमारी फ्यूचर जनरेशन को भी इससे डायरेक्टली इम्पैक्ट होगा। सो ये सिर्फ वाइल्ड फायर्स का प्रॉब्लम नहीं है, ये हमारी सर्वाइवल का इश्यू बन जाएगा। अगर हम क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट को इग्नोर करते हैं तो ये सिर्फ फायर सीजन्स का बढ़ना नहीं हमारे लिए एक ग्लोबल कैटास्ट्रॉफी बन जाएगा। पहले रिपोर्ट्स आई थी कि 50 से ज़्यादा लोग जान से हाथ धो बैठे हैं, लेकिन रियल डेथ्स 200 से ज़्यादा हुई थी। क्यों? क्योंकि ये जो जहरीला स्मोक जो कार्बन डाइऑक्साइड एयर में फैल गया था उसे इनहेल करने से इतने सारे लोग मर गए। इंजरीज तो बाद में समझ में आई, पर जो सबसे बड़ी बात थी वो थी मिसिंग पर्सन्स की रिपोर्ट्स। 50,000 से ज़्यादा घर जल गए और इनमें से 80% मिडिल क्लास फैमिलीज के थे, जिसकी वजह से मास इवैक्यूएशन का प्रोसेस चालू हो गया था। अब बात करते हैं जो प्रॉपर्टी और इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज की। वो चीज़ें जो एक सिटी की पहचान थी वो सब कुछ राख में बदल गया था। हिस्टोरिकल लैंडमार्क्स जो LA के लिए एक प्राइड थे उन्होंने अपने आखिरी दिन देखना शुरू कर दिए थे, और किसने सोचा था कि एक दिन ये जिसे लोग डेली कम्यूट के वक्त देखते हैं वो ऐसे ही अमेरिकन्स के लिए सिर्फ एक दर्द भरी याद बनकर रह जाएंगे। रोड्स, पावर ग्रिड्स, इमरजेंसी सर्विसेज सब कुछ कोलैप्स हो गया था। फायर फाइटर्स को अपने ही घरों तक पहुंचने में मुश्किल हो रही थी और हॉस्पिटल तक ज़रूरतमंद पेशेंट्स नहीं पहुंच पा रहे थे। हर एक जगह एक केओस था। इलेक्ट्रिसिटी जो नॉर्मली हमारे डेली लाइफ का हिस्सा है वो भी कट कर दी गई। फिर बात करते हैं इकोनॉमिक लॉस की। ये डिज़ास्टर न सिर्फ ह्यूमन लॉस का था या इंफ्रास्ट्रक्चर लॉस था, बल्कि एक बहुत बड़ा इकोनॉमिक फेलियर भी था। बल्कि ये इकोनॉमिक के लिए एक शॉक था। इंश्योरेंस क्लेम्स का प्रेशर इतना बढ़ गया था कि कंपनीज ओवररन हो गई थी।
इंश्योरेंस कंपनीज ने एस्टिमेट दिया है कि डैमेज $10 बिलियन तक पहुंच गया है। ये इकोनॉमिक इम्पैक्ट इतना बड़ा हो गया था कि गवर्नमेंट को इमरजेंसी फंड एलोकेट करने पड़े। फाइनेंशियल बर्डन कैसे संभालना था, ये सवाल सभी के सामने था और गवर्नमेंट के पास उनको कवर करने के लिए इतना पैसा भी नहीं था। और फिर आई टूरिज्म इंडस्ट्री की बात। जो एरिया पहले टूरिस्ट से भरा रहता था, जहाँ हॉलीवुड का मैजिक और बीचेस का चार्म था, वो सब कुछ सिर्फ एक मेमोरी बन गया था। टूरिज्म का इम्पैक्ट काफ़ी गहरा था। ये सिर्फ लोकल इकोनॉमी नहीं, पूरी कैलिफोर्निया की इकोनॉमी को नेगेटिवली इफेक्ट कर रहा था। पैलिसाड्स फायर और ईटन फायर दोनों मिलकर 7 लाख से ज़्यादा एकर्स तक जला चुके थे। 3,500 से ज़्यादा घर और 150 से ज़्यादा कमर्शियल प्रॉपर्टीज डिस्ट्रॉय हो चुकी थी। ये डिजास्टर ह्यूमैनिटी के लिए एक वार्निंग है। इंफ्रास्ट्रक्चर का डैमेज, प्रॉपर्टी का डिस्ट्रक्शन और इकोनॉमिक लॉसेस, ये सिर्फ एक शॉर्ट टर्म प्रॉब्लम नहीं है, ये लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट्स है जो हम सबको फेस करना पड़ेगा। इस बार सिर्फ वाइल्ड फायर नहीं थी, ये एक वेकअप कॉल था। लॉस एंजलिस और सराउंडिंग्स एरिया में जो वाइल्ड फायर्स आए, उनका मैग्नीट्यूड इतना बड़ा था कि सबको लग रहा था कि ऐसे सिचुएशन को कंट्रोल करना किसके बस का है। लोकल और फेडरल गवर्नमेंट ने दोनों ने अपने अपने रिसोर्सेज डाले, लेकिन हम टाइमिंग की बात करें तो इनिशियली स्टेजेस में कुछ ज़रूरी चीज़ें बहुत ज़्यादा मिसिंग थी। पहले 48 घंटे जो थे वो गवर्नमेंट का रिस्पॉन्सेस थोड़ा स्लो था। फायर फाइटर्स, इमरजेंसी रिस्पॉन्डर्स और लोकल टीम्स को लॉजिस्टिक्स चैलेंजेस फेस करना पड़ रहा था। रिसोर्सेज की कमी थी और इवैक्यूएशन प्लान्स को एग्जीक्यूट करते वक्त बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन थी। आप सोच सकते हैं कि पावर ग्रिड्स फेल हो जाए और कम्युनिकेशन लाइंस कट हो जाए तो कोऑर्डिनेशन कैसे होगा। आग के भयंकर तेजी को कंट्रोल करना सबके लिए एक नाइटमेयर जैसा बन गया था। तो क्या गवर्नमेंट को एडिक्वेट फंडिंग और रिसोर्सेज मिल रहे थे? बजट एलोकेशन और इमरजेंसी सर्विसेज की फंडिंग में कुछ एक्सपर्ट्स ने ये कहा कि प्रिपरेशन और एंटिसिपेशन में बहुत ज़्यादा कमी थी। कैलिफोर्निया की स्टेट गवर्नमेंट ने भी इनिशियल रिस्पॉन्स के लिए फंड्स एलोकेट किए थे, लेकिन लॉन्ग टर्म डैमेज को देखते हुए फंडिंग की इनएडिक्वेसी काफ़ी क्लियर थी। ये एविडेंट हो गया था कि गवर्नमेंट एजेंसीज को फायर फाइटिंग रिसोर्सेज, प्रोटेक्टिव गियर और इमरजेंसी मैनेजमेंट के लिए और ज़्यादा बजट की ज़रूरत थी। मगर इस डिजास्टर में सिर्फ गवर्नमेंट का रिस्पॉन्स ही नहीं, कुछ हाई प्रोफाइल फिगर्स भी इस ट्रेजेडी से डायरेक्टली अफेक्टेड हुए थे। हमने देखा कि कुछ वेल नोन सेलिब्रिटीज जैसे लियोनार्डो डिकैप्रियो, काइली जेनर और क्रिस हेम्सवर्थ जैसे बड़े सेलिब्रिटीज ने अपने अपने लग्जरी मैंशंस खो दिए। एलॉन मस्क ने फायर सेफ्टी के लिए स्टारलिंक सैटेलाइट्स यूज करने का ऑफर भी दिया। कुछ सेलिब्रिटीज ने अपने अपने सोशल अकाउंट्स पर अपडेट्स दिए और कैलिफोर्निया के एक्स गवर्नर आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर ने रेस्क्यू एफर्ट्स को सपोर्ट भी किया था। लेकिन क्या ये लोग सिर्फ अटेंशन सीक करने की कोशिश कर रहे थे या इनका जेन्युइन कंसर्न था? ये सवाल मीडिया में काफ़ी ज़्यादा उछले हैं। इस सबके बीच मीडिया कवरेज का रोल भी क्रूशल था। मिस इन्फॉर्मेशन का ये इश्यू बन गया था कि लोगों को सही अपडेट्स मिल ही नहीं पा रहे थे। क्या सच में फायर को कंट्रोल किया गया था? क्या सबको इवैक्यूएट कर लिया गया था? हर एक न्यूज़ रिपोर्ट में कॉन्फ्लिक्टिंग इन्फॉर्मेशन थी। मिस इन्फॉर्मेशन, मीडिया हाइप और सेंसेशनलिज्म ने सिचुएशन को कॉम्प्लिकेटेड बना दिया। जहाँ एक तरफ ऑफिशियल सोर्सेज कह रहे थे कि सिचुएशन कंट्रोल में है, वहीं दूसरी तरफ विटनेसेस और लोकल रेजिडेंट्स कुछ और ही कह रहे थे। ये कन्फ्यूजन ने लोगों की सेफ्टी को और मुश्किल बना दिया। दोस्तों, जब एक ऐसे डिजास्टर का सामना कर रहे होते हैं जो सिर्फ अपने घर तक नहीं बल्कि अपनी पूरी कम्युनिटी तक फैल चुका हो, तो वो एक सवाल काफ़ी ज़रूरी हो जाता है। क्या कुछ चीज़ें हमसे छुपाई गई हैं? हमें जो ऑफिशियल रिपोर्ट्स और न्यूज़ सोर्सेज मिलते हैं, क्या वो सिर्फ सरफेस लेवल इन्फॉर्मेशन है? गवर्नमेंट और प्राइवेट रिसर्च एजेंसीज के पास ऐसी हिडन रिपोर्ट्स थीं जो पब्लिकली रिलीज नहीं की गई, लेकिन क्यों? क्या ऐसे रिपोर्ट्स में कोई ऐसे फैक्ट्स थे जो लोगों को पैनिक करने से रोकते? कुछ रिपोर्ट्स में ये भी कहा गया था कि बड़े प्लेयर्स जैसे कि रियल एस्टेट डेवलपर्स ने अपनी लैंड्स को अननोटिस रखने के लिए फायर इंसिडेंट्स का स्ट्रेटेजिक एक्सप्लॉयटेशन किया। क्या ये वाइल्ड फायर सिर्फ एक नेचुरल डिजास्टर्स था या फिर कोई प्लान्ड एक्टिविटी थी जिससे लैंड ग्रैब्स और डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स को एक्सेलरेट किया जा सकता? कुछ थियरीज कह रही हैं कि बिग कॉर्पोरेशंस और रियल एस्टेट डेवलपर्स का डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट था। इनके अपने प्रोजेक्ट्स थे जो उस एरिया में जलने वाले थे और वाइल्ड फायर्स की वजह से उनकी ज़मीन ईजीली एक्सेसिबल हो गई थी। अब सिक्का उछाल है तो एक और क्वेश्चन आता है, क्या ये वाइल्ड फायर्स सिर्फ ह्यूमन नेग्लिजेंस थी या फिर किसी का इंटेंशनल एक्ट, आर्सन क्रिमिनल एक्टिविटी? ये चीज़ें कभी पूरी तरीके से क्लियर नहीं होती। आर्सन बेसिकली वो ग्रुप है जो आग लगाने का काम करते हैं।
रिपोर्ट्स ये भी सजेस्ट कर रही थी कि कुछ फायर्स जो अब तक ऑफिशियली अनएक्सप्लेन थे, उनमें क्रिमिनल एलिमेंट्स शामिल हो सकते थे। क्या किसी ने आग को इंटेंशनली शुरू किया ताकि किसी प्रोफेशनल या फाइनेंशियल इंटरेस्ट को पूरा किया जा सके? आर्सन्स जो पहले भी डिजास्टर्स में देखे गए थे, यहाँ भी एक सस्पिशियस एलिमेंट था। आप सोच रहे हैं कि किस तरह से इवैक्यूएशन और रिस्ट्रिक्टेड एक्सेस जोन्स को हैंडल किया गया था। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक सीक्रेट इवैक्यूएशन किए गए थे जो पब्लिक को पता भी नहीं चल पाया। कुछ एरियाज को रिस्ट्रिक्टेड जोन्स डिक्लेयर कर दिया गया था, जहाँ ऑफिशियल्स और मिलिट्री के अलावा किसी और आम इंसान को एंट्री नहीं मिल सकती थी। और जब ये एरियाज खुद में एक मिस्ट्री थे, तो क्या ये एरिया सेफ गार्डिंग के लिए बनाए गए थे या इसमें कुछ और मोटिव था? क्या हमें कुछ ऐसे हिडन एजेंडास के बारे में पता चल रहा था जो पब्लिक के लिए बहुत ज़्यादा रिस्की होने वाले थे? ये सब सवाल जवाब के लिए खड़े होते हैं। क्या ये फायर प्लान थी या सिर्फ एक डिजास्टर्स एक्सीडेंट? क्या हिडन रिपोर्ट्स के अंदर कुछ अनदेखे सच छुपाए गए हैं? जब इंफॉर्मेशन जो हमारे पास है वो लिमिटेड हो, तो हमारे डाउट्स और भी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और ये फायर जो शायद हम समझते हैं उससे कहीं ज़्यादा कॉम्प्लेक्स थी। आज हमने जो देखा वो एक डिजास्टर था जिसका असर सिर्फ लॉस एंजलिस तक नहीं बल्कि पूरी ह्यूमैनिटी तक गया। लेकिन ये सिर्फ एक स्टैटिस्टिक नहीं है। हर एक जो सर्वाइवर था उनके पास एक अपनी कहानी है। उन्होंने अपने घर, अपने खुद के साथ बहुत कुछ खो दिया। क्लाइमेट चेंज और वाइल्ड फायर के इस क्राइसिस से इंसानों को मिलकर फाइट करना पड़ेगा। सिर्फ गवर्नमेंट या बिग कॉर्पोरेशन से एक्सपेक्टेशन मत रखना, क्योंकि हम इंसान ही वो चेंज है जिसे हमें अपने आप में लाना होगा। अगर हम अपनी दुनिया को सेफ और सस्टेनेबल रखना चाहते हैं तो एक्शंस लेना ज़रूरी है। सस्टेनेबिलिटी के सॉल्यूशंस को अपनाना, कार्बन एमिशंस को रिड्यूस करना, कम्युनिटी अवेयरनेस को स्प्रेड करना, ग्रीन एनर्जी, सस्टेनेबल लिविंग और फायर रेजिस्टेंस इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सब छोटी छोटी बातें हैं जो हम अपने डेली लाइव्स में कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल कैप्चर नॉलेज को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए। जय हिंद, धन्यवाद।